So in last lecture we have discussed about the some of the respiratory functions. Respiratory के बारे में अपन ने बात की, sympathetic related and some of the effects and other things. So that part is still incomplete. उस पर वापस आएंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, बिकॉज समवेयर एवरीथिंग इज रिलेटेड एंड इधर बैठो यहाँ के बैठो, एवरीथिंग इज रिलेटेड एंड वन थिंग विल कनेक्ट विथ अनदर थिंग, तो उस हिसाब से अपन डिस्कस करते हुए आगे। तो अभी जो पहले में बाकी है, मोस्टली अपना जो बाकी है वो है वॉल्यूम कैपेसिटीज, इसको हम स्पायरोग्राफ भी बोलते हैं। देन इंट्राप्यूलर प्रेशर्स हमें प्रेशर्स कौन कौन से होते हैं और वो कब चेंज होते हैं वो हम देखेंगे मैकेनिज्म में। तो हम थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, पहले देखते हैं कि किस तरह से चेंज होते हैं, मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करती है, देन वी कैन कोरिलेट विद द टाइप ऑफ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। So when we talk about mechanism of respiration, मतलब आप सांस कैसे ले रहे हो? क्वेश्चन इज आप सांस कैसे ले रहे हो, किस तरह से ऑटोमेटिकली सांस आपकी चलती रहती है और जब जरूरत होती है तो बढ़ जाती है और जब जरूरत होती है तो कम भी हो जाती है। तो कैन एनीबडी एक्सप्लेन इट हाउ रेस्पिरेशन अकर? ऑब्वियसली हमें पता है कि इंस्पिरेशन के टाइम में हम एयर को, बाहर की जो एयर है उसको अंदर लेते हैं, उसके कारण से क्या होगा, लंग्स विल एक्सपेंड, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी। यहां पे एक चीज आती है दैट इज नोन एज पी, प्रेशर। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा 12th में, 11th-12th में कौन सा रिलेशन रहता है, वो क्या नाम है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है, बट वो लॉ कौन सा है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ एंड दैट सेज कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हम क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इन द फ्रंट, एंड उसके कारण से क्या हो रहा है, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉयल्स लॉ है, हमें पता है। देन ड्यूरिंग, अब इसके कारण से क्या होगा, एयर विल मूव इनसाइड, प्रेशर डिक्रीज हुआ, अब प्रेशर क्या होता है, बिलो जीरो चला जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखने की जरूरत है कि हम लोग बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हम सी लेवल पे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, हम उसको 0 या 1 कंसीडर करके चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रेफरेंस किस तरह का है। तो 1 mmHg ले लो या 0 ले लो, जो भी है उससे अभी जब अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इट विल गो बिलो दैट, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर विल गो बिलो दैट प्रेशर। उसके कारण से क्या होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। एंड इट विल, जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है तो एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ऑटोमेटिकली एयर विल बी सक्ड इनसाइड योर लंग्स। तो लंग्स के अंदर आपका इंस्पिरेशन हो जाएगा, आपकी एयर पहुंच जाएगी, फिर वो एयर का जो एक्सचेंज होना है वो हो जाएगा। देन एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन अभी आपने पूरा सांस ले लिया, अंदर एयर आ गई है, ठीक है, नाउ यू वांट टू रिलीज इट। एक्सपिरेशन में चेस्ट कैविटी क्या होगी, अब कॉन्ट्रैक्ट होगी, सो वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से उल्टा हो जाएगा, प्रेशर विल बी गो अप। नाउ प्रेशर इज मोर इनसाइड एंड लेस आउटसाइड, so air will travel from high pressure to low pressure। अब इसमें पूरे में चेंज इन साइज में कौन सी चीजें रिलेटेड है, तो चेंज इन साइज में मसल्स, हमारे पास में क्या है, हमारे पास मसल्स हैं जो हमारे लिए वर्क करती हैं। काम कौन करता है पूरी बॉडी के अंदर, काम हाथ हिलाना या कोई भी काम करना, वो किस तरह से हम करवाते हैं, मसल्स के थ्रू करवाते हैं। So there are different types of muscles. One of the most important muscle is diaphragm, जो कि बेसिकली आपने देखा होगा कि चेस्ट कैविटी और abdominal कैविटी को सेपरेट करता है, but it has a very important role to play in the respiration also, because it is the most important muscle of the respiration. Even when no other muscle is involved, diaphragm is there
to create this intrapleural pressure and then causing it to expel out. So diaphragm का हमारा क्या होता है कि diaphragm का shape इस तरह का होता है, डूम shaped. When we are relaxed phase तो डूम shaped होगा, और जब inspiration करना होगा तो when it contracts तो it's flat. अब यहाँ पे था पहले, तो ये इसके ऊपर की चेस्ट कैविटी है, मान लो चेस्ट कैविटी इस तरह से है और डायफ्राम आपका इस तरह से है, ये चेस्ट कैविटी है, ठीक है, दिस इज चेस्ट कैविटी, दिस इज द डायफ्राम, थम्स आर डायफ्राम. नाउ व्हेन आई कॉन्ट्रैक्ट इट विल गो डाउनवर्ड. सो व्हाट इज इट causing? Increase in the volume, increase in volume. So increase in volume, decrease in the pressure, suction of air from outside. इसके साथ में इंटरकोस्टल मसल्स भी हमारी आती हैं जो इसके अंदर हेल्प करती हैं इसको. इंटरकोस्टल मसल्स का क्या काम है? अभी आप देख रहे हो चेस्ट हमारा इस तरह से होता है. अब हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बोलते हैं, जो इंस्पिरेशन में काम आती है. एक चीज हमेशा याद रखना, जब इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन की स्पेलिंग में आई पहले आता है, बट आई कभी भी आई के साथ नहीं आएगा मसल्स के केस में. तो इंटरनल इंटरकोस्टल इज एक्सपिरेटरी मसल, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन तो आई के साथ नहीं आएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आएगा. तो इंस्पिरेशन की मसल कौन सी है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है. इंटरकोस्टल इज कॉमन, बट कौन सी है? इंटरनल को फिट, तो कौन सा किसके एम के साथ फिट नहीं होता, तो अपोजिट होगा. तो आई के साथ ई फिट होगा और ई के साथ आई फिट होगा. सिंपल फंडा है. तो इंस्पिरेशन में आएगी आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और एक्सपिरेशन में आएगी आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल. इंटरनल इंटरकोस्टल ऐसे नॉर्मली काम करती ही नहीं है. इट ओनली वर्क्स इन द एक्सर्शन, एक्सरसाइज के टाइम पे. एक्सपिरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द टाइडल वॉल्यूम. नाउ द वॉल्यूम आ गया यहाँ पे. So tidal volume is the amount of air which we inspire or expire during rest or during normal activities without any exertion. तो आप normal activity नहीं बोल के at rest बोलेंगे, ठीक है, because even if we do exercise it is also a normal activity. So the term is contradictory. अब ये थोड़ी बोल सकते हो कि मैं भागा थोड़ा सा तो वो अबनॉर्मल हो गया, उसके कारण मेरी सांसें बढ़ गई तो वो कुछ अबनॉर्मल थी, नहीं है ना. तो एवरी दिस बोथ आर नॉर्मल. स्पेसिफाई, तो स्पेसिफाई करेंगे तो एट रेस्ट, ठीक है, विदाउट एनी एक्सर्शन भी बोल सकते हो, एट रेस्ट भी बोल सकते हो. तो दो जो रेस्पिरेशन हो रही है तो उसमें जो एयर एक्सचेंज है वो हमारा टाइडल वॉल्यूम है. टाइडल वॉल्यूम हमारा 5 होता है, अराउंड 500 है, ठीक है. इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन किया हमने, तो उस टाइडल वॉल्यूम की जब एक्सचेंज की बात आती है तो वहां पे कई बार सिर्फ डायफ्राम ही पूरा काम कर लेता है, और थोड़ा जरूरत होती है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व हो जाती है. एक्सपिरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इज पैसिव प्रोसेस. क्यों? क्योंकि ये देखो, आपने तो देखा यहाँ पे कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डायफ्राम, अपन ने ये बात करी, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो नाउ इट विल रिलैक्स. ये कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे हुआ था ना, तो ये रिलैक्स होगा वापस एंड इट विल गो टू इट्स ओन पोजीशन, जो इसकी बेसिक पोजीशन है. जब ये अपनी बेसिक पोजीशन पे, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टेड फेज में, जब ये अपनी वापस पोजीशन में जाएगा तो इट विल रिड्यूस द वॉल्यूम. तो ये पैसिव प्रोसेस है. इट इज रिलैक्सिंग द मसल विच हैज कॉन्ट्रैक्टेड अर्लियर, नाउ इट इज रिलैक्सिंग एंड इट विल क्रिएट अ डिफरेंस प्रेशर एंड द एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट. यू नीड नॉट टू बी involving any other muscles during the tidal respiration. So now we know what are the muscles of respiration, diaphragm and intercostal. So इनके अलावा these are the main muscles of respiration. इनके अलावा accessory muscles भी होती हैं. accessory muscles भी होती हैं जो कि respiration को अगर जब आपको increase करना हो, आपको जब इंक्रीज करना हो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इस तरह की कंडीशन है कि वी नीड मोर ऑक्सीजन एंड वी वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. तो एट दैट टाइम वी यूज सम एक्सेसरी मसल्स आल्सो टू मेक द फ्लो ऑफ एयर इजी एंड टू अकोमोडेट मोर एयर इनसाइड द लंग कैविटी और चेस्ट कैविटी. तो चेस्ट कैविटी को हम और बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि लंग्स हमारे परफेक्टली जितना एक्सपेंड होना चाहे उतना एक्सपेंड हो सके. ओके, देन देयर आर सम
मसल्स उसमें क्या होगा, फिर ये स्कैपुला देख रहे हो आप, पीछे हाथ लगा के देखो अपने, स्कैपुला है, यहाँ पे हड्डी है, दिस हड्डी क्या बोलते हैं इसको, स्कैपुला बोलते हैं, विंग टाइप ऑफ। हाँ, तो ये जो शोल्डर ग्रिडल है आपका, ये इस तरह से रहता है, यूं रहता है हमेशा, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा दूर कर दें और थोड़ा सा बाहर की साइड उठा दें तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ मसल्स ऐसी में, यहाँ पे क्या है आपके, क्लेविकल है, क्लेविकल इस तरह से रहती है यहाँ पे, उसको हम अगर थोड़ा ऊपर उठा दें तो इट विल इंक्रीज द वर्टिकल डायमीटर इन द चेस्ट कैविटी, ओके। देन देयर आर सम मसल्स व्हिच आर रिलेटेड टू नोज एंड अदर थिंग्स, जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। अगर उनका कॉन्ट्रैक्शन हो तो दे कैन रिड्यूस द रेजिस्टेंस व्हिच इज फेस्ड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन थ्रू द नोज एंड माउथ से तो रेस्पिरेशन नहीं करनी चाहिए, नोज के थ्रू, तो उसमें वो इंस्पिरेशन को जो मोर स्मूथ बना सकती हैं, ज्यादा से कर सकती है। अब सब लोग एक काम करो, अपनी नाक पकड़ो और उसको ऐसे पीछे की साइड धक्का दो थोड़ा, इंस्पिरेशन इजी हुआ थोड़ा, इज इट मोर इजी टू टेक ब्रेथ। तो नेजल एलिकाई मसल्स होती हैं, नेजल एलिकाई मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इसी तरह का काम करती हैं, और इंस्पिरेशन को, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है हमारे इंस्पिरेशन का। बिकॉज इसमें हो क्या रहा है कि जो एंट्री है अंदर, नोज के अंदर जो एंट्री है एयर की, और ये जो बाहर की एंट्री है, दे आर नॉट अलाइंड, वो एक लाइन में नहीं है। तो जब हम इसको ऐसे करते हैं ना तो एक लाइन में आ जाते हैं, एयर सीधी अंदर जाएगी। तो दैट कैन ऑल्सो हैपन। So we have already studied this diaphragm get down, it increases the volume and compression of abdominal content, movement of abdominal wall outside। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी जब होती है तो बिकॉज द एब्डोमिनल कैविटी कांट बी कंप्रेस्ड, तो स्पेस कम हो जाती है पूरे चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी में, तो डायफ्राम को उतनी जगह नहीं मिलती नीचे जाने की, तो इट विल डिक्रीज सम इन द डायमीटर ऑफ द। नाउ दिस इज द सेकंड थिंग विच इज इंस्पिरेटरी मसल्स जो है हमारी, जो कि हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल की बात कर रहे थे, उसके अंदर अब दो मूवमेंट आते हैं। जब हम रिब्स की बात करें, अभी तक हमने डायफ्राम की बात करी जो कि वर्टिकल डायमीटर से रिलेटेड है। नाउ अगर हम हॉरिजॉन्टल डायमीटर की बात करें, इस वाले डायमीटर की बात करते हैं, अभी हमने क्या बात करी, इस वाले की, क्योंकि जब डायफ्राम सीधा होता है तो यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हमें ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज करना है तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी चेस्ट कैविटी ऊपर उठाना होगा, कैसे, ऐसे ऊपर और ऐसे। ये जो रिब्स है, आपका रिब केज ऐसा है पूरा, अभी क्या ऐसे है, जब आप इंस्पिरेशन लोगे तो ये क्या हो रहा है, आपका स्टर्नम पूरा ऊपर उठता है, साथ में रिब्स ऊपर आ जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें दो मूवमेंट होते हैं, एक होता है स्टर्नम के ऊपर, ऐसे ऐसे होता है स्टर्नम। तो पंप, कभी वो पंप हैंडल यूज किया है, कभी पानी पिया है कभी, क्या बोलते हैं उसको, हैंड पंप, हैंड पंप। तो ये हैंड पंप मूवमेंट है, बेसिकली पंप हैंडल मूवमेंट बोलते हैं इसको। तो स्टर्नम क्या करता है, इट राइज अप एंड गोज बैक व्हेनेवर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स के साथ में ये ऊपर उठ जाएगा। तो इसके ऊपर उठने से क्या हुआ, मोर स्पेस इज क्रिएटेड, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ दूसरा मूवमेंट होता है बकेट हैंडल। बकेट उठाते हैं अपन, बकेट उठाते हैं तो क्या, उसका हैंडल नॉर्मली क्या होता है, नीचे गिरा हुआ होता है ऐसे, ठीक है। तो इट इज ऐसे है अभी, तो हमारी रिब्स भी ऐसे है जब हम एक्सपायर कर रहे हैं। जब हम एक्सपायर करेंगे तो ये ऐसे उठी, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट विल इंक्रीज, ये इट इज गोइंग बैक, इट इज गोइंग अप। तो दिस इज इंस्पिरेशन। तो ऐसे करके अगर आप समझना चाहो तो दिस विल गो आउटसाइड, दिस इज पंप हैंडल मूवमेंट एंड दिस इज बकेट हैंडल मूवमेंट। एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन इट। और इससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, जितना ज्यादा प्रेशर डिक्रीज करोगे उतना ज्यादा एयर अंदर आएगी। So this is the pump handle movement which is related to our sternal activity, and this is bucket handle movement। यहाँ पे sternum का दिखाया पहले,
मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 75%। ना एक्सपिरेशन इज सिंपल व्हेन इट इज, ये डायफ्राम वापस ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, एंड जो रिब्स है वो वापस अंदर की साइड आ जाएंगी, सब कंप्रेस करेगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बाहर आ जाएगी। ना हमें फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना हो तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे वॉल्यूम को और डिक्रीज करना पड़ेगा। अभी तक हम डायफ्राम से काम चला रहे थे, अब हमें या डायफ्राम और रिब के मूवमेंट पे काम चला रहे हैं, अब हमें और कंप्रेशन अगर क्रिएट करना है तो क्या कर सकते हैं हम। अब्डोमिनल मसल्स हैं हमारे पास, अब्डोमिनल मसल्स हैं जो कि बहुत अच्छी खासी ताकत भी रखती हैं और पूरा नीचे का कवर करती हैं, तो वो क्या करेंगी, अब्डोमिनल कैविटी को ऊपर की साइड पुश करेंगी, इट विल रिड्यूस द चेस्ट कैविटी, चेस्ट का जितना भी सामान है वो उसको कम करेंगी। तो इन अब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारी एसेसरी, ये एक्चुअली जो अब्डोमिनल मसल है ये एक्सपिरेशन की एसेसरी मसल्स हैं, एक्स्ट्रा मसल जो है एक्सपिरेशन की, जो कि हम तब यूज करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा डिमांड होती है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को इंक्रीज करने की। तो अब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, इसके कारण से इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, उसके कारण से डायफ्राम को ये क्या करेंगे, जितना डायफ्राम था ऑलरेडी उससे और ज्यादा ऊपर पुश करेंगे चेस्ट कैविटी के अंदर, डिक्रीजेस द साइज ऑफ द केज, देन द रेस्टिंग स्टेज, एंड इट विल कॉज एक्सपल्जन ऑफ एडिशनल एयर बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम। Contraction of intercostal pushes the rib downward and the size of the rib cage. तो abdominal muscles एंड साथ में हमारे पास इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स तो है ही, तो ये दोनों मिलके जो एक्स्ट्रा एक्सपिरेशन करानी है वो करेंगे। नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम पे एक्सपिरेशन इज थ्रू द डायफ्राम, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होती है, फिर और ज्यादा चाहिए तो अब्डोमिनल मसल पे इन्वॉल्व हो जाती है टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ एक्सपिरेशन। नाउ आपको ये देखना है कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का इंसर्शन क्या है, ओरिजिन क्या है। ऊपर से ओरिजिन होता है और नीचे वाली मसल पे आगे की साइड में फॉरवर्ड इंसर्शन होगा इनका, तो मसल इस तरह से रहेगी। अगर हम माने ये दो रिब्स हैं तो मसल इस तरह से रहेगी, और इंटरनल मसल इस तरह से रहेगी, ऊपर से चालू होगी और नीचे इंसर्शन है। तो इससे फायदा क्या होता है, वेन एवर कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ऊपर पुल करेगी तो बाहर की साइड पुल करेगी, और ये वाली पुल करेगी तो ये अंदर की साइड, सॉरी नीचे से होगा इसका तो ये अंदर की साइड पुल करेगी। दोनों का अपोजिट होता है इस तरह से, ठीक है। दिस इज इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो चीज इस साइड आएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो चीज बाहर की साइड आएगी। ये मैकेनिज्म ध्यान रखने का है कि इनका इंसर्शन किस तरह से होता है। ये डायग्राम है सिंपल, यहाँ पे सारी मसल्स आ रही है, मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन इस साइड दी हुई है, मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन इस साइड दी हुई है, प्लीज राइट इट डाउन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समटाइम mechanism or respiration asked and you need to enumerate the muscles of inspiration and expiration. So अगर हम ऊपर से चालू करें, स्टेडोक्लेडोमास्टोइड मसल है जो कि मैंने आपको बताया था क्लेविकल को ऊपर उठाएगी, ये बाहर की साइड और ऊपर की साइड उठाएगी क्लेविकल को, ताकि अरे यार इतने लोग, स्केलेनाई फर्स्ट रिब के ऊपर इंसर्टेड है तो वो फर्स्ट रिब को बाहर की साइड और ऊपर की साइड उठाएगी, पूरे केज को ऊपर की साइड उठाने की कोशिश करेगी टू इंक्रीज द डायमीटर इनसाइड द। देन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, देन पैरास्टर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। अब अगर मसल ऑफ एक्सपिरेशन में जाते हैं तो इंटरनल इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल अब्डोमिनल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, ट्रांसवर्स अब्डोमिनस, रेक्टस अब्डोमिनस, सारी जो अब्डोमिन के मसल्स हैं आपकी, सिक्स पैक वाली, सिक्स पैक बनाओ रेस्पिरेशन अच्छा होगा। इसमें आप सिंपली कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, एक्सपिरेशन की मसल में बहुत ज्यादा है ही नहीं, इंटरनल इंटरकॉस्टल है, फिर उसके बाद में सारी की सारी अब्डोमिनल मसल्स हैं। जब आप अब्डोमेन पढ़ोगे, अब्डोमेन के मसल्स याद करोगे, अपने आप आपको याद
और उनके नाम भी इतने मुश्किल नहीं है। एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इंटरनल ऑब्लिक है, ट्रांसवर्स एंड रेक्टम। नाउ दिस इज शोइंग द बकेट हैंडल मूवमेंट, जो साइड वाला मूवमेंट अपन बात कर रहे थे, चेंज इन द थोरेसिक कैविटी। सो नाउ यू नो इट, यू कैन रीड अबाउट इट whenever. So respiratory pressures, तो हम लोग जब प्रेशर की बात करते हैं तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो कि हमारा एल्वुलर के लेवल पे प्रेशर होता है। जब हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोले, यह इंटरचेंजिंग वर्ड है एल्वुलर प्रेशर, ठीक है, दोनों प्रेशर सेम है। इंट्रापल्मोनरी अगर इंट्रापल्मोनरी यूज किया गया है या फिर एल्वुलर प्रेशर यूज किया गया है, दोनों प्रेशर सेम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रेशर है वो अभी दिखाऊंगा मैं, बट पहले ये देख लो। इंट्रापल्मोनरी मतलब कि पल्मोनरी के अंदर जो प्रेशर है, बिल्कुल लेवल पे, जहां पे अंदर का जो लेवल का प्रेशर है वो क्या है, तो वो एल्वुलाई है हमारे, वहां पे जो भी प्रेशर एल्वुलर के अंदर है वही प्रेशर है, तो दैट इज नोन एज एल्वुलर प्रेशर। नाउ एल्वुलर प्रेशर इज अ प्रेशर विच इज यूज्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो अगर हम बात करें विथ ओपन ग्लोटिस एयरवे, कोई इंस्पिरेशन कोई एक्सपिरेशन नहीं हो रहा, ग्लोटिस पूरी तरह से ओपन है, हो रहा है, बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है एंड अंदर का जो एनवायरनमेंट है, मतलब कि इंट्राप्लूरल प्रेशर वाला, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से। वहां पे कोई हमने दो चीज रख दिया, अगर हमने एक बॉटल है उसको ढक्कन खोल के रख दिया तो उसके अंदर का प्रेशर और उसके बाहर का प्रेशर सेम हो जाएगा। तो दैट इज द सेम थिंग कि ग्लोटिस आपका ओपन है यहाँ पे, तो जो प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ 1 सेंटीमीटर एट द पीक ऑफ इंस्पिरेशन, जिसमें हम क्वाइट ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, एंड प्लस 1 सेंटीमीटर एट द पीक ऑफ एक्सपिरेशन। अब इससे -1 एंड +1 ड्यूरिंग द क्वाइट इंस्पिरेशन एंड क्वाइट एक्सपिरेशन। क्योंकि अगर हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव में जाएगा, तभी वो सक्शन क्रिएट कर पाएगा, सक्शन होगा। जस्ट हेलो, तो क्वाइट ब्रीदिंग में हमको प्रेशर जो चेंजेस है वो -1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मरकरी का रहता है। ना फोर्सफुल ब्रीदिंग अगर करें तो इट कैन राइज अप टू 60 to 100 mmHg प्लस और माइनस अकॉर्डिंग टू नीड, कि हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं या एक्सपिरेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड। नाउ अनदर टर्म, अभी हमने जो बात करी इंट्रापल्मोनरी बोला था, ठीक है, एल्वुलर और इंट्रा पल्मोनरी, ठीक। नाउ वी आर स्पीकिंग अबाउट इंट्रा प्लूरल। प्लूरल, प्लूरा क्या होता है? द लेयर विच इज कवरिंग द लंग्स। प्लूरा आर 2 टाइप्स, वन इज विसरल, दूसरी है पैराइटल। विसरल इज ऑलवेज नियर टू विसरा एंड पैराइटल इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द विसरा। सो देयर टू, अब दोनों गैप रहेगा थोड़ा बहुत, तो देयर विल बी फ्लूइड इनसाइड दैट गैप, है ना। वो फ्लूइड क्या करता है, एक्शन को रिड्यूस करता है। अगर फ्लूइड नहीं रहा तो ये दोनों लेयर अपने एक दूसरे के ऊपर घिसती रहेंगी एंड इट कॉज द इंजरी। बट देयर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ जस्ट थिन लेयर ऑफ फ्लूइड बिटवीन 2 layers विच विल अलाउ द मूवमेंट वेरी स्मूथली। तो विसरल और पैराइटल लेयर के बीच में जो प्रेशर है दैट इज नोन एज इंट्राप्लूरल प्रेशर। वर्ड इटसेल्फ शो इज इंट्रा मतलब बीच में, प्लूरा मतलब प्लूरल, तो उनके बीच में जो प्रेशर हुआ वो इंट्राप्लूरल प्रेशर। सो ये जो प्रेशर है इंट्राप्लूरल प्रेशर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या रहता है, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द which stage of inspiration or expiration you are in. Obviously this will also be, थोड़ा बहुत चेंज होगा ये भी उसके हिसाब से, बट ये हमेशा नेगेटिव रहता है। एक चीज गांठ बांध लो, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो लंग्स को कोलैप्स करा के बंद करा देगा।
नेगेटिव होने का फायदा क्या है? इट हैज द टेंडेंसी टू मूव आउटवर्ड्स ऑलवेज। अब अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? लंग कैविटी हमारी बंद हो जाएगी। सो दे आर ऑलवेज पुलिंग आउटवर्ड। तो आउटवर्ड पुल करने के कारण से क्या रहता है कि ये एक प्रेशर ऐसा बना के रखता है जो कि हमेशा बाहर की साइड जाना चाहता है, जिसके कारण से आपकी लंग कैविटी जो है, एल्वोलाई जो है वो कोलैप्स ना हो। द मेजर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन टू सॉल्व, हर जगह पे कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होती है, एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और एक बेसिक प्रॉब्लम होती है जिसके ऊपर सारी चीजें रोटेट कर रही होती है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर बेसिक प्रॉब्लम है कि एल्वोलाई टेंड्स टू कोलैप्स। एल्वोलाई टेंड्स टू कोलैप्स। अब चाहे सारी की सारी चीजें है ना वो उसको रोकने के लिए, ये कोलैप्स ना हो जाए, ये कोलैप्स हो गया तो रेस्पिरेशन रुक जाएगा, क्योंकि वहीं पे रेस्पिरेशन हो रहा है। अब अगर वो बंद हो गए तो फिर रेस्पिरेशन हो नहीं पाएगा, होगा तो भी बहुत मिनिमल होगा, विच इज नॉट सफिशिएंट। तो सारी चीजें उसके ऊपर रिपेंड कर रही हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, नॉर्मल प्रेशर इज नेगेटिव और सम एटमॉस्फेरिक ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, दोनों टाइम पे। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ये थोड़ा कम नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ये मोर नेगेटिव ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, लेस नेगेटिव ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। लंग एंड थोरेसिक केज आर इलास्टिक। अब लंग्स जो होते हैं वो इलास्टिक टिश्यू है, एक रबर बैंड जैसा है। रबर बैंड को आप खींचो, वापस जैसे ही उसको छोड़ोगे वो क्या होगा? टेंड टू कम टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, इलास्टिक कोई भी चीज होती है वो इट टेंड्स टू कम टू इट्स ओरिजिनल साइज। जब आप उसको स्ट्रेच करते हो वो बड़ा होता है, वापस अपनी जगह पे आ जाता है। लंग्स का भी ऐसा ही है, दे टेंड टू कोलैप्स। ठीक है, उसी तरह से जो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक केज, थोरेसिक केज का है कि मुझे बांध रखा है तुम लोगों ने मसल से। थोरेसिक केज क्या है? बोन का बना हुआ है, पूरा रिब्स का बना हुआ है। ठीक है, वो रिब्स को क्या है, हमने बांध रखा है इंटरकोस्टल एक्सटर्नल, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, फिर और भी मसल एक दो हैं जो स्टर्नम वाली, उससे हमने उसको पूरा पैक कर रखा है। ठीक है, बट उसकी टेंडेंसी क्या है? खुलने की। आपने कभी कंकाल देखा हो तो उसका जो चेस्ट कैविटी होता है वो ऐसे खुला हुआ होता है, वो बंधा हुआ नहीं रहता ऐसे, वो पूरा चेस्ट का पूरा कैविटी खुला रहेगा, बिकॉज इट हैज ए टेंडेंसी टू मूव आउटसाइड। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हो गए। लंग्स टेंड टू कोलैप्स एंड चेस्ट वांट्स टू ओपन अप। तो इन दोनों को अगर आपको जोड़ के रखना है, एक जगह पे रखना है, तो देयर शुड बी ऑलवेज सम प्रेशर which is negative. That's why intrapleural pressure is always negative. To keep both the things, वो क्या करते हैं, जो चेस्ट, जो लंग्स है उसको एक्सपेंड करके रखती है और जो चेस्ट वॉल है उसको अंदर की साइड रोक के रखती है। तो both have tendency to, it will try to open and lungs will try to collapse. But in opposite direction result in the pull of negative pressure in the space, that is negative P, can only be sustained in all right structure. Injury to the chest, अब जैसे इंजरी हुई चेस्ट को, ये प्रेशर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। एयर विल एंटर द कैविटी, जिसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है यहाँ पे। अब दो प्लूरा है, उनके बीच में अगर हमेशा नेगेटिव प्रेशर है तो नेगेटिव प्रेशर क्या होता है? सक्शन प्रेशर है ये। पॉजिटिव प्रेशर इज ब्लो, जो अब हम ब्लो कर रहे हैं किस चीज को कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव प्रेशर दिया है हमने, और जब हम अंदर ले रहे हैं तो वो नेगेटिव प्रेशर है। तो ऑलवेज इंट्राप्लूरल प्रेशर में हमारे पास नेगेटिव है। तो जैसे ही अगर आप इसको इंट्राप्लूरल कैविटी को अगर आप पंचर करोगे तो क्या होगा? बाहर नहीं आएगी एयर, अंदर जाने लगेगी। जैसे साइकिल की ट्यूब होती है तो उसको पंचर करो या बलून को पंचर करो तो क्या होता है? हवा बाहर निकलती है, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है। यहाँ क्या है? उल्टा है। तो ये एयर को सक करना शुरू कर देगा, और जब आपके लंग्स में और प्लूरा में अगर एयर चली गई तो उसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ पे ये एयर चली गई अंदर। अब इस एयर के कारण से, एयर के कारण से क्या होगा? अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने के साथ में जो मूवमेंट हो रहे थे
अब चेस्ट को बाहर मूव करने का मौका मिल जाएगा, लंग्स विल ट्राई टू, बिकॉज इट पुट ए प्रेशर ऑन द लंग्स। अंदर अगर प्लूरा के अंदर अगर आप कोई हवा भर दो तो क्या होगा, लंग्स को कोलैप्स कर देगा वो, तो लंग्स विल कोलैप्स एंड रेस्पिरेशन विल स्टॉप। सो एयर विल मूव इनसाइड द कैविटी, कोलैप्स ऑफ द लंग दैट इज एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। चेस्ट बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगा और लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे एंड योर रेस्पिरेशन विल स्टॉप। द इंट्राप्लूरल प्रेशर विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि आपने खोल दिया बीच में, दोनों के बीच में लिंक बना दिया, खुली बोतल हो गई है। तो नेगेटिव प्रेशर इज एसेंशियल टू कीप द लंग पार्शियली इन्फ्लेटेड, इजी टू इन्फ्लेट, द सेव द एनर्जी ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। अब सेव द एनर्जी ड्यूरिंग द ब्रीदिंग क्यों बोला? क्यों कि अगर आपको हर बार अपने एल्वोलाई को कोलैप्स स्टेज से वापस खुलाना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए, तो बहुत ज्यादा आपको ब्रीदिंग के अंदर फोर्स लगाना पड़ता है। पता नहीं इससे भी होता कि नहीं होता, बट बहुत ज्यादा आपको अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ता है, जो चीज अभी आपको अनकॉन्शियसली हो रही है। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, वी आर थिंकिंग अबाउट अवर सेल्फ। अब पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, और चीजें क्या करना है, क्या खाना है, वो सोचते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में सोचना पड़ता है कभी कि अब बैठ के सांस लेना चाहिए, आज की ऑक्सीजन पूरी कर लेता हूं अभी आधे घंटे बैठ के, ऐसा नहीं करना पड़ता ना। इट गोज ऑन effortlessly, it is going on, but it will become effortful अगर आप इस तरह की कोई चीज कर दें तो लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे, और फिर आपको अगर उनको ब्रीदिंग करानी है तो बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी खुद की तरफ से लगानी पड़ेगी। so that will increase the work of breathing. Now another pressure which is known as transpulmonary pressure. क्या है? transpulmonary pressure है difference between the pressure inside and outside the lung, that is known as transpulmonary. trans मतलब दो चीजों के बीच की, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसको? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर माइनस इंट्राप्लूरल प्रेशर। दो प्रेशर हमने अभी तक पढ़े थे, वन इज इंट्रापल्मोनरी विच इज एल्वुलर प्रेशर, और दूसरा हमने पढ़ा द प्रेशर बिटवीन द टू प्लूरास विच इज इंट्राप्लूरल प्रेशर विच इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो जो प्रेशर आएगा विच इज नोन एज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। अब ट्रैकिया के अंदर एक बलून डाल के और उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज करते जाओ जब तक आपका जो एयर है पूरी तरह से रुक नहीं जाता, वो पूरी तरह से ट्रैकिया को ब्लॉक नहीं कर देता, तो दैट प्रेशर इज इक्वल टू ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग deep inspiration, gravity, chest wall, injury to the chest wall and emphysema. So deep inspiration अगर हम कर रहे हैं तो उसके टाइम पे there will be increase in the contraction of accessory muscles which will increase the neck inside the chest cavity and we can inhale more air above the tidal volume. उसके साथ में gravity, अब gravity क्या होता है कि chest हमारे vertical है बॉडी के अंदर, अब हम जब खड़े हुए हैं तो चेस्ट का जो लंग्स है उनका जो लोअर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। लंग का लोअर पार्ट होता है उसको हम बेस बोलते हैं, तो बेस इज नियर टू द ग्राउंड, ठीक है। बट अगर हम उसके टॉप पार्ट की बात करें जिसको हम एपेक्स बोलते हैं, वो वहां से बेस से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड एपेक्स। तो बेस के ऊपर क्या होता है कि जो ग्रेविटी का फोर्स पड़ता है वो कम होता है रादर देन एपेक्स। एपेक्स के ऊपर ऑब्वियसली ज्यादा पड़ेगा बिकॉज इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड इज मोर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों डिफरेंट है, एपेक्स में -7 है और बेस में -2 है। इंजरी टू चेस्ट वॉल अभी हमने देखा क्या होगा? एम्फेसिमा। एम्फेसिमा इज व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ टिश्यूज, लंग टिश्यूज इज डिस्ट्रॉयड। इन दैट केस इट बिकम्स लेस, वो जल्दी से रिकॉइल नहीं करेगा,
इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज रिलेटेड टू रिकॉइल कैपेसिटी, कि कितना अच्छे से वो रिकॉइल कर रहा है, मतलब रिकॉइल मतलब कितना वो वापस से अपनी शेप में रिटर्न कर रहा है, दैट इज रिकॉइल कैपेसिटी। तो वो रिकॉइल कैपेसिटी, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, पुल डिक्रीज हो जाएगा, लेस नेगेटिव प्रेशर बनेगा एंड एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। तो क्या होगा, आप सोचो कि आपने सांस ली, ठीक है, नाउ अगर आपके लंग का रिकॉइल कैपेसिटी अच्छा नहीं है तो वो फॉर एक्सपिरेशन के टाइम में उतना अच्छे से जनरेट नहीं कर पाएगा। एक्सपिरेशन के टाइम में वो रिकॉइल नहीं करेगा, वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा, आएगा थोड़ा बहुत आएगा, पूरी तरह नहीं आ पाएगा। तो क्या हुआ, जो आपने इनहेल किया एयर वो अंदर ही रह गया, पूरी तरह बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव प्रेशर आप बना ही नहीं पाए। तो हर इंस्पिरेशन के साथ में आप कुछ एयर जो है वो अंदर ही जमा करते जाओगे, दैट्स व्हाई इट बिकम्स द बैरल। चेस्ट जो है एक्सपेंड होता जाएगा एंड इट विल बिकम बैरल शेप्ड। इंस्पिरेशन तो आप कर लोगे बाहर से फोर्स लगा के अपनी मसल्स यूज करके, ठीक है, बट जब एक्सपिरेशन करना होगा तो वो फोर्स आप जनरेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इलास्टिसिटी का रिकॉइलिंग नहीं है, वहां पे रिकॉइल नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो कुछ एयर जो है वो हमेशा अंदर पड़ी रह जाएगी, धीरे धीरे वो माउंट अप होने लगेगी, बढ़ने लगेगी एंड इट विल कॉज द एक्सपेंशन ऑफ, फूला फूला हो जाएगा चेस्ट। पेट में गैस होती है तो क्या होता है, पेट फूल जाता है ना, और यू बिकम अनकंफर्टेबल, तो यहाँ पे चेस्ट फूलने लगेगा। अब वो गैस निकल जाए तो रिलैक्स हो जाते हैं। So elastance is recoil tendency, elasticity of the lungs, elastic tissues and the muscles, elasticity of the cage, muscles and tendons के कारण से आती है। तो दोनों की इलास्टिसिटी किससे है वो बताया हुआ है यहाँ पे। इलास्टिसिटी ऑफ लंग इज ड्यू टू इलास्टिक टिश्यूज एंड मसल्स, प्रोटीन है यहाँ पे ऐसे जो कि इलास्टिक है, बट इलास्टिसिटी ऑफ केज इज ड्यू टू मसल्स एंड टेंडन्स। नाउ द अनदर टर्म इज कंप्लायंस। कंप्लायंस को अगर अपन सीधे शब्दों में समझे कि कोई भी चीज करने के लिए आपकी इच्छा कितनी है, हाउ मच। मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है, पर ये हो सकता है कि आप पढ़ तो रहे हो भाई, समझ रहे हो, सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आपका दिमाग यहाँ नहीं है, आपका दिमाग उलझा हुआ है किसी और चीज में। यहां से जाके आपको क्या करना है, या शाम के टाइम आज क्या प्लान है, अरे वो नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है, या सीनियर क्या लेने वाला देने वाला है ना। तो so many distractions are there which may put you in the situation where you are not able to, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्शन क्या कर रहे हैं, आपकी इंटेक कैपेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटेक, आपको नॉलेज क्या करना है, इंटेक करना है, which will increase your knowledge further, but if your intake is decreased you will not be able to increase your own knowledge, so you are physically present but mentally not here। तो वो चीज कंप्लायंस कहलाती है कि सामने वाला तो आपको दे रहा है बट आप कितना लेने के लिए इच्छुक हो, ठीक है, तो दैट इज कंप्लायंस। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कंप्लायंस की आती है when we prescribe some drug to some patient and if patient is not willing to take it, even when he purchases it, he takes 1 or 2 tablet and then छोड़ देता है बीच में। तो दैट इज बेसिकली कंप्लायंस। अब कंप्लायंस इंप्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब मेरी पढ़ाई अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो योर कंप्लायंस विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। इफ आई एम नॉट टीचिंग वेल, ऑटोमेटिकली योर कंप्लायंस विल डिक्रीज। अच्छा पढ़ाएगा टीचर, आप देखोगे, समझोगे, आपका ध्यान आकर्षित होगा, ठीक है। तो इसी तरह से होता है जब हम दवाई देते हैं तो दवाई के ऊपर हमको देखना पड़ता है कि उसकी कंप्लायंस। अब कड़वी दवाई अगर आप बना रहे हो, मलेरिया की दवाई होती है या रेबीज के इंजेक्शन होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकी कंप्लायंस डिक्रीज हो जाती है बिकॉज दे आर पेनफुल एंड नॉट इजी टू टेक। बट कई बार क्या होता है कि किसी चीज की जो है ना, आप कंप्लायंस एक पॉइंट तक इंक्रीज कर सकते हो बिकॉज यू हैव टू गिव इट इन दैट वे ओनली, मैक्सिमम आ जाता है।
तो आप एक जगह पे आपके भी हाथ बंद जाते हैं कि आप उसी कंप्लायंस। तो ड्रग जब हम बनाते हैं, जब आप फार्मेक में जाओगे, दिस कंप्लायंस टर्म विल बी वेरी बिग टर्म, कि जो भी कोई फार्मा कंपनी दवाई बनाती है वो अपना पहले कंप्लायंस देखती है कि भाई मेरे दवाई की, और जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड नो द कंप्लायंस ऑफ द ड्रग, कंप्लायंस ऑफ द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की सिचुएशन कैसी है कि भाई ये चीज ये खरीद भी पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, वो सोशो इकोनॉमिक लोअर स्टेटस से है तो वो खरीद कैसे पाएगा वो चीज को। तो आपको उसको उसी तरह की दवाई दिखनी होगी जो वो उसके रेंज में आए, तो खरीद पाएगा, फिर खा पाएगा नहीं। आप बच्चे को आप कड़वी दवाई दोगे तो वो एक बार लेगा, दूसरी बार वो रोना चालू कर देगा, इतना रोएगा कि आप उसको दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसको पता चल गया ये तो जहर आ रहा है मेरे पास, जहर कौन खाए। तो वही वाली बात है कि आपकी कंप्लायंस कैसी। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर अपन लंग्स के अंदर यही चीज को अप्लाई करें तो लंग्स के अंदर यही चीज कैसे अप्लाई होती है कि वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है विद द चेंज इन द प्रेशर। अभी आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हो, प्रेशर नेगेटिव क्रिएट कर रहे हो, बट वॉल्यूम उस हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लायंस में फर्क है, कंप्लायंस इज डिक्रीज्ड।